नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जो लोग भजन आरती लेके, दिए अगरबत्ती लेके लॉरेंस बिश्नोई का भजन पूजन कर रहे हैं, आज उन लोगों को कुछ ऐसी बातें शायद पता चलें जिनके कारण वो तय ना कर पाएं कि उन्हें वाकई भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई कैसा आदमी है और उस आदमी के पक्ष में खड़े होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या वो वाकई हिंदू हृदय सम्राट बनने के लायक है या सिर्फ हमारी एक खास तरह की नफरत के चलते हम उसे सर आंखों पे बिठाए हुए हैं? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और इस पड़ताल में बहुत सारे ऐसे लोगों को भी उत्तर मिलेगा जो लगातार कमेंट में आके कुछ ना कुछ लिखते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। लॉरेंस बिश्नोई क्या है? ये एक बड़ा सवाल है जो अगर आप खोजने चलें तो आप खोजते चले जाएंगे। बार बार आपको एक नया लॉरेंस बिश्नोई दिखाई देगा जो पहले वाले से एकदम अलग होगा। आज आप जिसे हिंदू हृदय सम्राट मान रहे हैं, आज जो लोग कह रहे हैं कि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार हिंदू आया जिसने किसी को हिला दिया, पता नहीं इनको छोटा राजन हिंदू नहीं लगता है या अरुण गवली नहीं लगता है या इतिहास की जानकारी कमज़ोर है या ये व्हाट्सएप में ही घुसे रहते हैं। खैर, इस लॉजिक के बाद बहुत सारे लोग आंख बंद करके लॉरेंस 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 करने लगे। यही लोग कुछ समय पहले तक लॉरेंस को लेकर कुछ अलग नज़रिया रखते थे और जब से ये खबर आई कि अमित शाह, जो आरोप कनाडा ने लगाए कि अमित शाह लॉरेंस बिश्नोई को, वो जो ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करते थे जिसमें छांट छांट के खालिस्तानियों की हत्या करवाई जा रही थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, तो जब ये जानकारी सुनी तब तो लोग और दीवाने हो गए। भाई, ये जानकारी नहीं है, ये गाली दे रहा सामने वाला तुमको, जिस पर तुम गर्व कर रहे हो। कनाडा तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि तुम इतने गिरे हुए हो, घटिया हो, वो ये कह रहा है और ये कह रहा है कि तुमने ये करवाया और जिसने कराया उसको सजा दो, और आप उस बात को, उसके उस आरोप को लेकर जश्न मना रहे हो। तो क्या आप कनाडा जो कह रहा है उसको सही मान रहे हो? क्या आप कनाडा के इन आरोपों को सही मान रहे हो कि लॉरेंस बिश्नोई वहां खालिस्तानियों की हत्या कर रहा है सुपारी ले लेकर, और वो सुपारी भारत सरकार से ले रहा है? तो आप इस बात को क्या मान रहे हो? लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए सोचो, कल मैंने जो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के बारे में आपको बताया था, तो आपको ये जरूर परखना चाहिए कि जो आरोप लगा रहा है कनाडा, वो सही लगा रहा है या गलत लगा रहा है। आप मेरे वीडियो जो पहले से देखते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ये बोलता हूं कि जो स्टेट मशीनरी होती है, सरकार होती है, भारत की हो, कनाडा की हो, रूस की हो, जापान की, चीन की हो, वो और जनता दो अलग अलग चीजें हैं। सरकार की तरह बिहेव करती है। सरकार झूठ भी बोल सकती है, साजिश भी कर सकती है, मक्कारी भी कर सकती है, षड्यंत्र भी कर सकती है। तो कनाडा की सरकार यह काम क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कनाडा की सरकार कुछ ऐसे झूठे आरोप लगा सकती जिनमें कोई दम हो? लेकिन इससे पहले हम उसके आरोपों के झूठ की पड़ताल करें। एक नया डेवलपमेंट आया है जिसका जिक्र मैं काफी दिनों से कर रहा था, उसकी आज पुष्टि हुई है। और वो डेवलपमेंट ये आया है कि लॉरेंस बिश्नोई के मामले में जो कुछ तथ्य कनाडा ने रखे, या तथ्य कहें या आरोप लगाए, उसका भारत सरकार ने जो जवाब दिया था कि ये राजनीति से प्रेरित होकर वगैरह वगैरह कर रहे हैं, अगले ही दिन अमेरिका का एक उस पर बयान आ गया है। अमेरिका कह रहा है कि गंभीर प्रकृति के हैं, यानी ये एलिगेशन सीरियस हैं जो कनाडा लगा रहा है और भारत को इसको सीरियसली लेना चाहिए। यानी ये जो कह रहा है इसको सीरियसली लो जरा, ये कह रहा है अमेरिका। यानी अमेरिका भी अब उन आरोपों के साथ में खड़ा दिखता है क्योंकि वो कह रहा है गंभीर प्रवृत्ति के हैं। और अमेरिका वो देश है जो जासूसी सूचनाएं जो होती हैं, गुप्त सूचनाएं होती हैं, उसका एक्सचेंज करता है कनाडा के साथ। इसका मतलब यह है कि कनाडा लगातार अमेरिका को कॉन्फिडेंस में ले रहा है। तो ये दोनों मिलके ये कह रहे हैं कि भारत ने खालिस्तानियों की हत्या करवाई है सुपारी देकर। हम में से ज़्यादातर लोग जिस तरह से गुजरात मॉडल की बात करते हैं, मोदी शाह को जानते हैं, वो सहज विश्वास कर लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा।
इसलिए हम भी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जो तथ्य उन्होंने रखे और ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई के जरिए खालिस्तानियों की हत्या का प्लान बनाया गया, इस तथ्य पे यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि ये तथ्य ऐसा लगता है कि वहाँ जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है उन्होंने जो लिखवा दिया वो कनाडा की सरकार ने रिपीट कर दिया। क्यों विश्वास नहीं होता? इसलिए क्योंकि भारत में लॉरेंस बिश्नोई का खालिस्तानियों के साथ बड़ा पुराना याराना है। लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी जो लोग हैं, जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, उनके साथ में बड़े अच्छे संबंध शेयर करता रहा है। और यहाँ तक कि जो पंजाब में मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर जो कंधे पे रखा जाने वाला रॉकेट होता है ना, उसको आरपीजी कहते हैं, उसमें से ग्रेनेड निकलता है, उड़ता हुआ जाता है। चौथी पांचवी मंजिल पे अगर ग्रेनेड फेंकना हो, कुछ करना हो, आपने पहले ज़्यादातर वो तालिबान वगैरह के पास देखा होगा कि एक बंदूक सी होती थी, उसके आगे पीछे गोला लगा होता था, और जब वो गोला चलाते थे तो आगे से गोला निकलता था, पीछे से आग निकलती थी। तो वो जो आरपीजी है उसको चलाया गया था कहाँ पे? पंजाब इंटेलिजेंस के ऑफिस पे। वो आरपीजी कहाँ से आई थी? वो आरपीजी पाकिस्तान से आई थी। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत की सीमा में डाली गई थी और वहां से इसके लोग जो है लॉरेंस के उसको उठा के लाए और उस आरपीजी का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस यूनिट के दफ्तर पे रॉकेट लॉन्चर हमला हुआ। और इसमें बिश्नोई के गुर्गे शामिल थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लगातार अलग अलग चैनल्स पे उस समय रिपीट हुआ। मैं आज तक के स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। और उस समय ये भी बताया गया, पंजाब पुलिस ने दावा किया, अपने मन से नहीं बताया चैनल ने, कि इसके संबंध पाकिस्तान के आईएसआई के साथ में हैं। अब एक बड़ा सवाल है कि या तो ये आईएसआई का एजेंट हो सकता है या रॉ का एजेंट हो सकता है। ऐसी महान व्यक्तित्व दुनिया का पहली बार देख रहा हूं जो आईएसआई के लिए भी काम कर रहा है, रॉ के लिए भी काम कर रहा है। और दोनों एजेंसियां एक दिशा में काम नहीं कर रही हैं। आईएसआई काम करवा रही है भारत के खिलाफ और निश्चित तौर पे रॉ काम कराएगी पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ये आरोप लगे हैं कि वहां पर भी कुछ खालिस्तानी नेताओं की हत्या हुई तो भारत सरकार के रॉ ने कराई। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो ये कंट्राडिक्टरी लगता है। तो जिस आदमी के ऊपर पाकिस्तान के आईएसआई से गठबंधन के आरोप लगे हों, वो भारत की रॉ की सुपारी लेके कैसे काम कर सकता है? उस आदमी को भारत की सरकार साबरमती जेल में बंद कैसे रख सकती है, वो भी सिक्योर करके? और वो भी तब जब उसके ऊपर ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप लगे, हथियार की स्मगलिंग के आरोप लगे, तो वो भी पाकिस्तान से आए थे, गुजरात के बॉर्डर से। तो पाकिस्तान से, गुजरात के बॉर्डर से आईएसआई की मदद से जो आदमी ड्रग्स लेकर आ रहा है, ऐसा उसके ऊपर आरोप लग रहा है और उसको साबरमती की जेल में रखा गया है, वो भारत के लिए सुपारी किलिंग करता है। ये बात सुनने में कुछ अजीब नहीं लगती आपको? या तो भारत सरकार उसको जानबूझ के आईएसआई एजेंट वेंटेरेंट बनू के और उसको प्रोटेक्शन में रख रही है और फिर उसको सुपारी दे रही है, ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये बातें हो सकता है कि भारत सरकार के और पाकिस्तान के दावे हो सकते हैं, पुलिस के दावे हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग कॉर्नर से जो चीजें आई हैं वो भारत सरकार नहीं रच रही है। भारत सरकार ये नहीं रच सकती कि ये आदमी खालिस्तान से कनेक्टेड है जब तक कि अलग सोर्सेस से भी खबरें ना आए। एक खबर है कि खालिस्तान का जो आतंकवादी है, कथित रूप से आतंकवादी, कुछ लोग उसको आंदोलनकारी भी मानते हैं, हरविंदर सिंह रिंदा और लखवीर सिंह लांडा, इन दोनों के साथ में बिश्नोई गैंग के काफी क्लोज रिलेशनशिप रहे हैं और ये दोनों मिले थे जेल में। और उस जेल की मुलाकात के बाद बिश्नोई बहुत नजदीक आ गया खालिस्तानियों के। मैं आपको बिश्नोई का एक वीडियो दिखा रहा हूं जो मुझे आज किसी दर्शक ने भेजा। इस वीडियो में बिश्नोई एक टी शर्ट पहने हुए है, जिस टी शर्ट के ऊपर भिंडरावाले का फोटो छपा हुआ है। पुलिस हिरासत में एक से दूसरी जगह जा रहा है और उसकी टी शर्ट पे भिंडरावाले का फोटो छपा हुआ है। यानी अगर हम ये देखें कि भारत सरकार उसको जबरदस्ती खालिस्तानी कह के जेल में डाल रही है तो ये गलत होगा,
क्योंकि ये बंदा भी खुद भी अपने आप को फ्लॉन्ट कर रहा है कि वो खालिस्तान समर्थक है। और इसके ऊपर उस समय, ये 2022 की बात बता रहा हूँ, खूब सारे आरोप लगे कि ये आरोप लगे हैं उस दौरान जब आपका वो जो सिंगर था पंजाबी, जिसका मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, अभी आएगा तो सामने बताऊंगा, मूसेवाला। तो उस मूसेवाला की हत्या के दौरान उसके बाद में लगे, और ख़ासतौर पे तब जब इन्होंने पंजाब इंटेलिजेंस यूनिट पे रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। अभी तक आप कश्मीर के आतंकवादियों पे, अफगानिस्तान वालों पे रॉकेट लॉन्चर देखते थे, इसके पास रॉकेट लॉन्चर आया सीमा पार से, आईएसआई के ज़रिए से। तो ये माना गया कि आईएसआई आतंक फैलाने में इसका इस्तेमाल कर रही है गैंगस्टर्स का। उसमें से एक गैंगस्टर लॉरेंस है। यानी जो सरकार का प्लान बताया गया उस समय आईएसआई का, वो ये बताया गया कि K2 प्लान है, और कश्मीर और खालिस्तान ये 2 के हैं। इसके तहत पंजाब और उत्तर भारत के क्षेत्रों में आतंक फैलाने की आईएसआई की योजना है। ये वाइडली पब्लिश हुआ है, और उस योजना का हिस्सा लॉरेंस बिश्नोई भी था। इसके साथ में उसको फंडिंग और हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान से की जा रही है, ये भी उस समय प्रकाशित हुआ। और हथियारों की, हेरोइन की खेप पाकिस्तान से आई थी, जिस मामले में वो गिरफ्तार हुआ। तो इन सारी चीज़ों को आप ये नहीं कह सकते कि भारत सरकार ने उसके ऊपर लेबल लगा दिया कि ये खालिस्तानी है, और ना आप ये कह सकते हैं। थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल होकर सोचें, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आदमी है, ये भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है और खालिस्तान आंदोलन का समर्थक रहा है। तो जो आदमी खालिस्तान आंदोलन का समर्थक रहा है, भिंडरा वाले को अपने तन पे धारण करता है, वो आदमी खालिस्तानी नेता की हत्या की सुपारी क्यों कर लेगा? यानी एक नज़र में ये साफ लगता है कि कनाडा ने जो आरोप हमारे देश पे लगाए हैं, उन आरोपों में कहीं ना कहीं संदेह की गुंजाइश है। इससे मैं इनकार नहीं करता हूं कि सरकारों का चरित्र एक जैसा होता है। बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारी सरकार इसमें षड्यंत्र करती, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। सारी सरकारें दुनिया के इस तरह के काम करती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि मैं कनाडा की सरकार को क्यों मान लूं कि वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन यहां जब तथ्यों की जांच करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कनाडा की सरकार ने ये बातें जो कही हैं वो उसके अतीत से मेल नहीं खाती हैं। लेकिन जब आप बात करोगे कि इनके पास इंटरसेप्ट्स हैं, इनके पास में हमारे जो वहाँ पे जो हाई कमिश्नर के कर्मचारी थे, जो हाई कमिश्नर से उनकी बातचीत की जानकारी है, उनके इनपुट्स हैं, तब ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि इस आदमी का क्या किया जाए, इसको क्या माना जाए। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो इसका भजन भज रहे हैं उनका क्या किया जाए। जो आदमी खुद बीजेपी की सरकारी कह रही है कि आईएसआई के लिए काम करता था, जो आदमी खुद बीजेपी की सरकार कह रही है कि हथियार और पैसा ले रहा है पाकिस्तान से, इस देश की पुलिस कह रही है, जो आदमी यहां पर स्मगलिंग करके ड्रग्स लाता और इस देश के नौजवानों की शिराओं में इंजेक्ट करता है, उनको नशे में बर्बाद कर रहा है देश को, वो आदमी तुम्हारा हीरो सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम कुछ खास तरह की कौम के लोगों से नफरत करते हो। क्या इस बात से तुम्हें खुद से नफरत नहीं होती है कि एक ऐसे आदमी को, ऐसे गैंगस्टर को तुम सर पे बिठा रहे हो जिसका रिकॉर्ड पुराना है। आज आप कह रहे हो खालिस्तानियों को मारा, अच्छा किया, तो खालिस्तान की टी शर्ट तो पहन के घूम रहा था। आप पाकिस्तान का, कल ही मैंने वीडियो दिखाया है कि किस तरह से पाकिस्तान का जो दुर्दांत एक डॉन है उसके साथ भाई वीडियो कॉल कर रहा है जेल के अंदर रह के। आपको तब भी समझ में नहीं आता कि क्या इस आदमी को हम सिर पे बिठा रहे हैं, सही बिठा रहे हैं? स्कूल के बाद क्या बुद्धि का इस्तेमाल बंद कर दिया है? ये अपने आप में मुझे मतलब कड़वी बातें कहनी पड़ रही है, लेकिन सोचने की बात है कि भाई आप क्या कर रहे हो। रिंदा के साथ मिलके गन कल्चर और नशे का कारोबार करके जो आदमी बड़ा बना, वो आदमी आज 70 गैंग, 700 गैंगस्टर चला रहा है। इस देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, कानून व्यवस्था के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए, सबके लिए है। वो जो इस देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को धमका रहा है,
उस आदमी को आप सर आंखों पे बिठा रहे हो। और एक चीज़ मेरी गट फीलिंग और कह रही है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, भले ही ये बातें कही जा रही हैं कि भारत सरकार ने उसको सुपारी दी या बीजेपी का काम कर रहा है वो, या बाबा सिद्दीकी को मार के उसने कुछ हिंदुत्ववादी एजेंडा पूरा किया वगैरह वगैरह, या सलमान खान को उसने धमकी दी हुई, 18 से दी हुई है धमकी उसको, सलमान खान को 6 साल हो चुके हैं। तो इस सब के आधार पे जो है वो आदमी बहुत महान हो रहा हो और बहुत सारी किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हीरो हो रहा हो, लेकिन एक बात नोट कर लीजिएगा, मैं हर बार कहता हूँ, सारे नेता मिले हुए होते हैं, कोई भी नेता दूसरे का दुश्मन नहीं है। और इसके आधार पे कह रहा हूं कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर हाथ डालकर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बड़ी गलती कर दी है, किसी नेता पे हाथ डाला है। हर नेता जानता है कि अब अगर ये किसी नेता के गले तक हाथ पहुंच गया है, किसी नेता पे इसने गोली चला दी है, तो हम पॉलिटिशियंस में से कल और परसों किसी और का नंबर हो सकता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, नेताओं की हत्या करने वाले गैंगस्टर्स जितने भी थे वो बच नहीं सके हैं, चाहे वो हरिशंकर तिवारी का मामला हो या कोई और मामला हो। बड़े बड़े खौफनाक गैंगस्टर हुए हैं। तो ये भी चीज़ मुझे लगती है कि अब हो सकता है कि खुद बीजेपी, जिसको कहा जा रहा है कि वो उसको संरक्षण दे रही है, लेकिन क्यों दे रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस आदमी का इतना खराब अतीत है, और ये अतीत भी कोई 20 साल पुराना 30 साल पुराना नहीं है, हाजी मस्तान नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के अब तो वो दूसरे धंधे में लग गए, अरुण गवली नहीं है कि सारा काम छोड़ छाड़ के अब वो अपना दूसरे काम में लग गए। ये तो अभी 2-2 3-3 साल पुरानी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। हालत ये 23-24 में नशे और हथियार की खेप पकड़ी गई थी, ड्रोन के जरिए वहां से हथियार आए थे। 6 प्रमुख गैंगस्टर की पहचान की गई पंजाब पुलिस द्वारा, जो आईसिस के इशारे पे काम कर रहे थे, जो अमेरिका, जर्मन, कनाडा, पाकिस्तान और बेल्जियम में रहते हुए भारत में गड़बड़ी फैला रहे थे। उनमें सबसे बड़ा नाम लॉरेंस बिश्नोई का था। ये जानकारी साफ साफ बता रही है, और ये बार बार कहा गया कि बब्बर खालसा, आईएसआई और गैंगस्टर्स की जो तिकड़ी है मिलकर देश को अस्थिर करने का काम कर रही है। ये बातें 1.5 साल 2 साल पहले हम लोग अपने चैनलों पे, अपने अखबारों में कर रहे थे, क्योंकि पंजाब पुलिस के बहुत इंपॉर्टेंट मोहाली में दफ्तर, जहाँ पे पंजाब पुलिस का खुफिया ब्यूरो का हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर रॉकेट छोड़ा गया। वो कंधे पे रखने वाले रॉकेट लॉन्चर्स हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी सारी बातों को अगर आप देखें तो आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि मैं कनाडा के जो आरोप हैं उन पे भरोसा करूं या नहीं करूं। एक चीज़ और आपके दिमाग में आएगी, और वो चीज़ ये है कि हो सकता है भैया कि हमारी सरकार ने उसको इस्तेमाल करना सबसे उचित समझा हो, क्योंकि खालिस्तानी गैंग्स के बीच में जानकारी वो रखता है, उसके पास बहुत सारे, क्योंकि उसके जो 700 गैंगस्टर उसके पास शूटर हैं, उसमें से 300 अकेले पंजाब से हैं। बड़ी संख्या में उसके पास पंजाब का नेटवर्क है। तो ये जो आदमी है ये हमको वहाँ पेनिट्रेट करने में मदद कर सकता है। मैं किसी को भी क्यों सही मान लूँ, मैं कनाडा को भी गलत क्यों मान लूँ? क्योंकि जब मैं किसी चीज़ को खुले दिमाग से डिस्कस करता हूँ तो ये संभावना भी लगती है कि खालिस्तान के नेटवर्क के बीच में सबसे ज़्यादा घुसा हुआ आदमी भी तो यही था। उसके बारे में सारी जानकारियां भी तो ये रखता होगा, जब वो उसके आतंकवादियों से संबंध हैं, दूसरी चीज़ों से संबंध हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ की इनसाइट भी इसको ज़्यादा रही होगी। ये भी वजह हो सकती है कि इसको एजेंसियों ने काबू कर लिया हो। आज की तारीख में वो तो पूरी तरह काबू में है, जेल में है, जिससे कोई मिलने भी नहीं आ सकता, और उसको जेल में वो सुविधा दी जा रही है जिसके कारण वो जेल में ही रहना चाह रहा है। तो वो सारी चीज़ें देख के कभी कभी ये भी लगता है कि भाई हो सकता है, लेकिन हम संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों के बीच में आप कुछ चीज़ें याद रखिए। अमृतपाल, खालिस्तानी नेता अमृतपाल, अभी हाल में अमृतपाल ने भी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे, और ये कहा गया था, अब देखिए, अब आप कहेंगे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये लगातार कंट्राडिक्टरी हैं सारी इंफॉर्मेशंस।
अमृतपाल ने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए और कहा कि लॉरेंस बिश्नोई की हमको रक्षा की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास में ये है फलाने में, क्योंकि अमृतपाल के जो कुछ बॉडीगार्ड थे उनके हथियार वगैरह जो है उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे। तो उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कोई बयान आया था तो अमृतपाल बहुत भड़क गए थे कि सिखों के खून की दुश्मन है सरकारें और बाकी जो लोग मर्जी करते हैं करते रहें, और वो सरकारें लॉरेंस को मिनिस्टर भी बना सकती हैं वगैरह वगैरह। लॉरेंस बिश्नोई ने एक कोई भड़काऊ बयान उस समय दिया था जो इस बात का सबूत है कि उसकी सिखों से भी बहुत अच्छी नहीं बनती थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी ये सवाल उठा था कि सिद्धू मूसेवाला के जो गाने होते थे, जो म्यूजिक होता था, वो कहीं ना कहीं खालिस्तान सपोर्टर होता था, जिसके कारण उसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और उस व्यक्ति को भी लॉरेंस बिश्नोई ने मारा था। तो कुल मिला के ये जितनी भी कहानी है और जितनी भी जानकारियां हमारे पास हैं, इन जानकारियों का जो निचोड़ है वो ये कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई का धर्म समझना बड़ा मुश्किल है। तो आप जो है अगर ये मान रहे हो कि वो आदमी जो है वो देशभक्त है तो आप गलती कर रहे हैं। वही आदमी उसी आदमी पर यह आरोप भी लगाया कि वो आईएसआई के लिए काम करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो खालिस्तानियों का सुपारी लेके खालिस्तानियों को मार रहा है, खालिस्तानियों का कॉल आ गया है, सब लोग ट्विटर पे बना बना के डाल रहे हैं, तो खालिस्तानियों के लिए तो वो काम करता रहा है, तो खालिस्तानियों का आदमी रहा है, खालिस्तान की टी शर्ट पहन के घूम रहा है। तो किसी भी तरह का कोई नतीजा निकालने से पहले, ये सिर्फ इस मामले में नहीं, किसी भी मामले में जो भी व्हाट्सएप पे पोस्ट आती है, कैसी भी आए, इतिहास को लेके, भूगोल को लेके, कोई कहती हो ये इकोसिस्टम है, ये है, वो है, इन सारी चीज़ों पे भैया खुले दिमाग से विचार किया करो। जैसे अभी हमने 5 मिनट लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर किया, हम क्यों पागल हो जाएं, एक तरफ चले जाएं? अब बताइए कितना बड़ा रहस्य खड़ा हो गया। हो सकता है वो कनाडा का आरोप सही हो, क्योंकि हम देख रहे हैं उसकी बहुत सारी हरकतें, और हो सकता है कि उसका आरोप गलत हो, हम ये भी बहुत सारी हरकतें देख रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि वो आईएसआई के ऊपर काम करने का, उसके साथ काम करने का उसके ऊपर आरोप लगा, सरकारी एजेंसियों ने लगाया। हम ये भी देख रहे हैं कि सुपारी लेके उसने खालिस्तानी कार्यकर्ताओं को मारा, और ये आरोप भी सरकारी एजेंसी ने लगाया। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस देश में सरकारी एजेंसियां किस तरह की बातें आपके सामने रखती हैं, यहाँ की हो, कनाडा की हो, पंजाब की पुलिस हो, यूपी की हो, राजस्थान की हो, बिहार की हो, गुजरात की हो। जब किसी का इनकाउंटर होता है और आप तालियां बजाते हो, जब किसी को कुचल के मार दिया जाता है आप तालियां बजाते हो, किसी के घर को बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया जाता है आप तालियां बजाते हो, तो आप एक बात दिमाग में रखा करो कि ये काम किसी सरकार ने किया है, और सरकार क्या कर रही है, किस आधार पर कर रही है, वो कितनी ईमानदार है, कितना न्याय कर रही है, कितना अन्याय कर रही है, इस पे भरोसा मत करो। इसका फैसला करने के लिए अदालतें हैं। अदालत में कम से कम अन्याय भी होता है तो बहस होने के बाद होता है। तो भगवान के लिए आंख बंद करके इन सरकारों पे भरोसा मत करो। आप देख रहे हो, एक तरफ कनाडा की सरकार को भी देख रहे हो, अपनी सरकार को भी देख रहे हो, और अपनी एजेंसियों को भी देख रहे हो। आंखें खुली रखो। मालिक आप हो, ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ये आपके कर्मचारी हैं, आपने उनको एक जिम्मेदारी दी है। उन पे अगर आप निगरानी नहीं करोगे ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आप उनके पीछे पीछे हो लोगे ताली बजाओ जुलूस की तरह, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। नमस्कार, जय हिंद।